मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसका, सेक्शन नंबर 6 का। और सेक्शन नंबर 6 के लास्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा इनको देखिएगा। सेक्शन 6 के जो लास्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें एक है मल्टीनेशनल बिजनेस। बेसिकली ये चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, कि एक इकोनॉमी जब दूसरे इकोनॉमी के साथ ट्रेड करती है तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आती हैं उसके हवाले से। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टी नेशनल बिजनेस। नेशनल कहते हैं कंट्री को, और मल्टी मीन्स दो या दो से ज्यादा कंट्री। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी फैक्ट्रीज, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के अंदर हो, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी नेशनल बिजनेस। इसके लिए प्यार से आप एग्जाम में एमएनसी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एमएनसी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एमएनसी का मतलब होता है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ये वो बिजनेस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इनकी ब्रांचेस होती हैं, इनकी फैक्ट्रीज होती हैं, इनके प्रोडक्शन प्लांट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, होंडा पाकिस्तान में मशहूर है। होंडा और टोयोटा ये दोनों पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है। आई होप कि एक मेरे ख्याल से जापान की है, एक साउथ कोरिया की, इस तरह कोई कंपनी है, लेकिन इनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके प्रोडक्शन प्लांट मौजूद है। इसी तरीके से आप कोई और बिजनेस अगर देखना चाहें तो हमारे पाकिस्तान में जैसे सैमसंग है। सैमसंग है, लकी सीमेंट वाले क्या करते हैं? सैमसंग की प्रोडक्शन पाकिस्तान में करते हैं। तो सैमसंग जो है, किया जो है, ये ऐसे बिजनेस है जिनके ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेशन मौजूद है। कोई और मशहूर बिजनेस देखना चाहें सर्विस सेक्टर में, टेलीनॉर है। टेलीनॉर हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो एप्पल हो गया। ये ऐसे बिजनेस है, इनकी भी सर्विस सेंटर जो है, इनकी जो ऑपरेशनल सेंटर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। इनकी फ्रेंचाइजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद है। तो ऐसे बिजनेस को हम प्यार से क्या कहते हैं? मल्टी नेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करता हो, वहां उसकी प्रोडक्शन होती हो, वहां उसकी प्रोसेसिंग होती हो, उसको हम कहते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या मल्टी नेशनल बिजनेस कहते हैं। सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मल्टीनेशनल का बड़ा रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। एक मिनट कीजिएगा। मैं आप लोगों को ये कह रहा था बेटा कि जो हमारे पास मल्टीनेशनल बिजनेस है, इनका बड़ा रोल है, इनका बड़ा इफेक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर कहते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर मल्टीनेशनल बिजनेस ज्यादा होंगे तो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा होगा। दूसरी बात, ये जो मल्टीनेशनल बिजनेस किसी कंट्री में आते हैं ना, ये बहुत पैसा लेकर आते हैं, बहुत पैसा लेकर आते हैं। हमारी इकोनॉमी में अगर आपने भी रिसेंटली सुना हो, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैंकरप्ट होती जा रही है। अगर आप गवर्नमेंट की फिगर्स देखते हो, हमारे पास रिजर्व कम हो रहे हैं, और डॉलर आपने देखा होगा डेप्रिशिएट हो रहा है। हमारी करेंसी सॉरी डेप्रिशिएट हो रही है। यानी पहले डॉलर अगर 180 का था, आप देखेंगे कितने का हो गया? 230 का हो गया। और एक वक्त ऐसा था 5 साल पहले, डॉलर 108 का था। डॉलर 108 का था, अब डॉलर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इन डॉलर को कैसे मैनेज किया जाए? और हालात ऐसे खराब हो चुके हैं कि हमें चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं जो हम खुद बनाते थे। तो इन चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाएं। आपके पास डॉलर ज्यादा है तो ये मल्टीनेशनल बड़ा रोल प्ले करती है। ये जब किसी कंट्री में आती है तो आपने सुना होगा स्टार्टअप कैपिटल। किसी भी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये अपने साथ वाफर मिकदार में पैसा लेकर आती है डॉलर की फॉर्म में। तो वो इकोनॉमी में क्या होता है? रिजर्व की सूरत में बढ़ता है, और वो हेल्प करता है एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने में। फिर तो मल्टीनेशनल का बड़ा रोल है। और किसी भी कंट्री में मल्टीनेशनल आ जाए तो वहाँ चॉइसेस क्रिएट हो जाती हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, मतलब हाई लेवल पे जॉब मिलती है। आप खाली इससे अंदाजा लगाएं, हमारे पाकिस्तान में एक टेनोर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर वो खाली अपनी बंद कर दे, शट डाउन कर दे अपने बिजनेस को, तो आप मुझे बताएं कितनी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, ठीक ठाक जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लाइक हर शहर में इनकी फ्रेंचाइजेज हैं, और कितने टावर इन्होंने लगाए हुए हैं। हर टावर पे ये लोग रेंट पे करते हैं। हर टावर पे दो बंदे रखे हैं, उनको ये वेजेस दे रहे होते हैं। तो मल्टीनेशनल का बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि सर बिजनेस मल्टीनेशनल क्यों बनते हैं? इन शॉर्ट, एक बिजनेस दूसरे कंट्री में क्यों अपनी प्रोडक्शन करता है? ऐसा क्यों नहीं करता कि प्रोडक्शन एक ही कंट्री में करे और सारे मुल्कों को माल सेल करे? ऐसा क्यों नहीं करता? मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि आप जापान में गाड़ियां बनाएं,
जापान में सारी की सारी प्रोडक्शन करें और पूरे वर्ल्ड में गाड़ियां एक्सपोर्ट करें। आप ऐसा क्यों करते हैं कि अपनी कुछ प्रोसेसिंग जो है वो अफ्रीका में करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग चाइना में करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग पाकिस्तान में करते हैं, और फिर कुछ माल लोकल खरीदते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ रीजन है। पहला रीजन है प्रोडक्शन गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स इन कंट्रीज विद लो कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक कंपनी का, मर्सिडीज बेंज, मेरे ख्याल से शायद। उनके बारे में आता है कि उनकी जर्मनी में प्रोडक्शन प्लांट था, तो वहां वो 1 घंटे के देते थे $15। जो भी वर्कर उनके पास काम करता था उसको ये देते थे $15 पर आवर, $15 पर आवर। लेकिन जब ये यूएसए गए और यूएसए में अपनी प्रोडक्शन शुरू की, तो यूएसए में इनको देने पड़े $3 पर आवर। सो बहुत सारे बिजनेस जो है वो मल्टीनेशनल इसलिए बनते हैं कि दूसरे कंट्रीज के अंदर जो लेबर कॉस्ट होती है, दूसरे कंट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो कम होती है। जैसे ये दूसरा पॉइंट रॉ मटेरियल के बारे में, टोयोटा कंपनी ने क्या किया था बीच में, साउथ अफ्रीका के अंदर अपनी प्रोडक्शन की थी। मतलब जापान के साथ साथ साउथ अफ्रीका में भी प्रोडक्शन की थी। वाई दे आर गोइंग टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में लोहा सस्ता है, साउथ अफ्रीका में आपके जो क्या नाम है ऑयल वगैरह होते हैं ये सस्ते हैं, साउथ अफ्रीका में रबड़ सस्ता है। तो काफी हद तक कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोवेज कॉस्ट पे एक और मैं एग्जांपल दूं चाइना की। पूरे वर्ल्ड के मोबाइल, एप्पल मोबाइल हो, सैमसंग मोबाइल हो, ओप्पो हो, विवो हो, सबके सबकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? चाइना में होती है। आप किसी भी मोबाइल में जाके देखें ना, असेंबल्ड इन चाइना लिखा होगा। इवन आईफोन हो, इवन मैकबुक हो, सब में ये होगा। तो ये यूएसए में क्यों नहीं असेंबल्ड होता है? उसकी वजह क्या है? चाइना की लेबर सबसे सस्ती है। चाइना की लेबर को यू हैव टू पे ओनली वेजेस, नॉट हेल्थ इंश्योरेंस। कोई अलग से स्टेटस वगैरह के नाम पे पैसे नहीं देने पड़ते, कोई फ्रिंज बेनिफिट नहीं देने पड़ते, ओनली वेजेस देने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा ये लोग क्यों जाते हैं दूसरे कंट्रीज में? उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू अवॉइड बेरियर्स। जापान जो है पहले क्या करता था, गाड़ियां बेचता था यूरोप को, एक्सपोर्ट करता था। यूरोप वाले कहते थे कि यार जापान की गाड़ियां अगर हमारे पास आएंगी तो हमारी जो लोकल गाड़ियां हैं वो कोई नहीं खरीदेगा, जो यूरोप में गाड़ियां बनती है वो कोई नहीं खरीदेगा। तो यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया था, जापान की जितनी भी गाड़ियां थी उन पे टैरिफ लगाना शुरू किया। टैरिफ समझते हैं? टैरिफ का आइडिया है आप लोगों को? टैरिफ किसे कहते हैं? कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ। एनी आइडिया अबाउट दिस? सर, जी जी बेटा, जी बेटा बताएं। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि को महंगा कर देते हैं। जी। उन पे मतलब टैक्सेस लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। बेसिकली क्या नाम है, टैरिफ जो होता है ये इम्पोर्ट टैरिफ या कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इट इज अ टैक्स इम्पोज ऑन आइटम बॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप किसी भी दूसरी कंट्री से जब भी कोई माल खरीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करती है, उसको कहते हैं टैरिफ। तो जापान ने क्या किया, गाड़ियों पर, सॉरी, यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, जापान की गाड़ियों पर टैक्स लगाना शुरू किया। और ये टैक्स इतना ज्यादा होता है, समटाइम 100% भी होता है, 200% भी होता है। तो लोग लोग फिर क्या करते हैं, फिर लोग लोकल गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, फिर बाहर की गाड़ियां ज्यादा नहीं खरीदते। क्योंकि अब पाकिस्तान में आप कोई गाड़ी मंगवाए, 6 लाख की गाड़ी हो, फोर्स सपोज 6 लाख की गाड़ी है, बाहर मुल्क में वो 6 लाख की है। लेकिन जब आप पाकिस्तान मंगवाएंगे तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 200% टैक्स देना पड़ता है। मतलब वो गाड़ी 18 लाख की हो जाएगी, फ्रॉम 6 लाख टू 18 लाख हो जाएगी। यानी बाहर मुल्क में गाड़ी सस्ती है, पाकिस्तान में महंगी। तो बताने का मेरा मतलब है, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? तो इसका एक ही हल है, इसका एक ही हल है कि आप उन्हीं उसी कंट्री में जाके चीजें प्रोड्यूस करके बेचें। वाई यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम अनदर कंट्री? आप उस कंट्री में जाएं। तो टोयोटा ने ऐसे ही किया। वो यूरोपियन कंट्रीज में गए, उन्होंने वहां अपना प्लांट लगाया, जो जो चीजें वहां प्रोड्यूस कर सकते थे उन्होंने प्रोड्यूस की, और कुछ रॉ मटेरियल वो बाहर से इंपोर्ट करते थे एंड गाड़ियां बना के वहां सेल करते थे। इस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि आप रॉ मटेरियल वहीं से खरीदेंगे, आप जो है वहाँ उनको रेंट वगैरह देंगे, आप वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, आप वहाँ के लोगों को जॉब्स देंगे। और जिस जगह आपकी फैक्ट्री लगेगी वहाँ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, लोगों को नॉलेज मिलेगी। जब मल्टीनेशनल बिजनेस किसी कंट्री में जाते हैं, जाहिर सी बात है उनका एक काम करने का एक तरीका होता है, उनका एक काम करने का एक स्टैंडर्ड होता है। जाहिर है वो वहाँ के लोगों में ट्रांसफर होगा और फ्यूचर में जाके वहाँ के लोग ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से एक सबसे बड़ा मसला होता है ट्रांसपोर्ट का। जब आप एक चीज दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हैवी कॉस्ट आती है। स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे एग्जांपल उन्होंने टाइल्स दी है, ब्रिक्स दी है। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, पाकिस्तान में आपको हर घर में मार्बल और टाइल लगा हुआ नजर आएगा।
हर घर में। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, वो यस प्रोग्राम में वहां गया था, YES यस प्रोग्राम में गया था, अमेरिका USA गया था। तो कैरी लॉगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है ये। इसमें हर साल कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, पूरे वर्ल्ड भर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, और उनको वहाँ किसी घर में ठहराया जाता है। एक साल वो वहाँ गुजारते हैं, ताकि लोग एक दूसरे से मोहब्बत पैदा कर सकें, दूसरे कल्चर से हम प्यार मोहब्बत पैदा हो सके। तो आप लोग भी जा सकते हैं, होली में बच्चे अप्लाई करते हैं, और उसमें वहाँ उसकी पढ़ाई भी हो रही होती है, फायदा भी होता है उसका। तो मैं बता रहा क्या चाह रहा था, तो उसने मुझे बताया कि सर, अमेरिका में, USA में जितने भी घर होते हैं, वो या तो शीशे के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। क्योंकि लकड़ी वहां सस्ती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। शीशा वहां सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। मार्बल एंड टाइल्स ये आपको घरों में कम नजर आएंगे। बोले, उसने कहा कि सर, ये उस घर में मार्बल लगे होते हैं जो वहां का अमीर तरीन बंदा हो। टाइल्स उस घर में लगे होते हैं जो वहां का अमीर तरीन बंदा हो। रीजन क्या है? अमेरिका यहाँ से दूर है 19,000 माइल्स। 19,000 माइल दूर है। तो अगर आप यहाँ से, अब टाइल कहाँ से जाते हैं? उन कंट्री से जाते हैं जहाँ पहाड़ हो, लाइक पाकिस्तान हो गया या दूसरे कंट्रीज हो गए। तो 19,000 माइल दूर है। जो मार्बल पाकिस्तान में ₹62 का होगा, वो वहां पहुंचते पहुंचते 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप कोई इस तरह की प्रोडक्शन करते हैं, तो बेहतर ये है कि किसी और कंट्री में चले जाएं। तो हमारे वर्ल्ड ओवर जितनी भी असेंबलिंग है मोबाइल की और इन चीज़ों की, ये सारी चाइना में होती है। चाइना में क्यों होती है? क्योंकि चाइना के करीब सारे के सारे कंट्रीज मौजूद हैं। ये जो आपके इंडिया है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मोस्टली जो पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वो चाइना के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और उनका कनेक्शन है चाइना के साथ। और चाइना की लेबर भी सस्ती है। इसीलिए सारी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज जो हैं, वो असेंबल कहाँ होती है? चाइना में होती है। उसके अलावा मल्टीनेशनल इसलिए भी दूसरे कंट्रीज में जा रहे होते हैं, उनको लगता है हमारी मार्केट अब सेचुरेटेड हो गई, अब हमारी सेल में इजाफा नहीं हो सकता। लाइक ब्लैक एंड ब्राउन ने लतीफाबाद में एक ब्रांच खोली, अब सेल्स और नहीं बढ़ रही। तो वो क्या करेंगे? अपनी दुकान बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि वो किसी और रीजन में जाके ब्रांच खोलेंगे, अपनी कासोबाद में खोलेंगे, शहर में खोलेंगे, कासिम चौक पे खोलेंगे, ताकि वहां की मार्केट को टारगेट कर सकें। तो एक रीजन मल्टीनेशनल का ये भी होता है कि हमारी करंट मार्केट सेचुरेटेड हो गई है, तो हम दूसरे कंट्रीज में जाके अपनी मार्केट को और स्टेब्लिश कर सकें। उसके अलावा हमारे पास इनका क्या रीजन होता है? मल्टीनेशनल बड़े लेवल के बिजनेस होते हैं, तो गवर्नमेंट समटाइम क्या करती है? टैक्स माफ करती है, ताकि ये लोग आए और हमारी इकोनॉमी में लोगों को जॉब्स दें, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो यूज करें, और आगे जाके लॉन्ग टर्म में फिर ये हमें टैक्स पे करेंगे। तो गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, टैक्स रिलैक्सेशन देती है। ये सारे हमारे पास रीजन है व्हाई अ सर्टेन कंपनी वांट टू बिकम मल्टीनेशनल। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। पेपर में दो सवाल आते हैं। एक सवाल ये आता है कि मल्टीनेशनल अगर किसी कंट्री में जाएगा, अगर मल्टीनेशनल किसी कंट्री में जाएगा तो उस कंट्री पे क्या इम्पैक्ट डलेगा, और मल्टीनेशनल किसी कंट्री में जाएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। ये आपके सामने स्क्रीन में आ रहे होंगे, एक जगह। ठीक है। तो सबसे आसान रीजन है जॉब्स आर क्रिएटेड, ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि जहां तक मेरा ख्याल है लाखों के करीब जॉब्स क्रिएट होती हैं, लाखों के करीब जॉब्स क्रिएट होती हैं। दूसरा लिखा है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब हाउ दिस इज बेनिफिशियल? न्यू इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड मशीनरी इंक्रीजेस आउट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द कंट्री। न्यू टेक्नोलॉजी कैन बेनिफिट द कंट्री बाय ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज एंड मेथड्स। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब आप किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ गुड एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। गुड एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वहाँ उस कंट्री का GDP बढ़ेगा। इसी तरीके से इंक्रीज एक्सपोर्ट। बहुत सारे कंट्रीज में मल्टीनेशनल जाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, तो प्रोडक्शन ज्यादा भी करती हैं। जब ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं तो वो उसको क्या करती हैं? आगे जाके एक्सपोर्ट करती हैं। इससे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज पे इजाफा होता है। टैक्सेस आर पेड बाय द मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल बहुत ज्यादा टैक्सेस देती है। लाइक पाकिस्तान में अराउंड 6,000 अरब रुपए का टारगेट है टैक्स का। 6,000 अरब रुपए का टारगेट होता है टैक्स का। आप यकीन नहीं करेंगे ये इतना बड़ा टारगेट कहाँ से मिलेगा। मैं तो कितना टैक्स पे करता हूँ साल की? पे करता हूँ 12,000 13,000 मैं खाली। तो 12,000 से क्या होगा? तो 6,000 अरब, 6,000 अरब बहुत बड़ी फिगर होती है। 1 अरब के अंदर 100 करोड़ होते हैं। तो 6,000 अरब में कितने करोड़ होंगे? आप खाली अंदाजा लगा लें, 6,000।
तो ये टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? इसके लिए कंपनीज पे लगाया जाता है टैक्स। और कंपनीज बड़ी बड़ी चाहिए होती है, छोटी कंपनी नहीं चाहिए होती, बड़ी कंपनी चाहिए होती है, ताकि अगर हम ज्यादा टैक्स लगा भी दें तब भी उसके पास पैसे बच जाए। अगर एक बंदा 1 लाख कमाता है, आप उससे 50,000 ले लें तो उसके पास बहुत कम बचेंगे। लेकिन एक बंदा अगर फोर्स पर 100 अरब कमाता है, 100 अरब कमाता है, और 100 अरब में आप 20 अरब भी उससे ले लेंगे ना, 50 अरब भी उससे ले लेंगे, तब भी उसके पास 50 अरब की अमाउंट होगी, हैवी अमाउंट होगी उसके पास। तो इसीलिए कंट्रीज कोशिश करते हैं कि मल्टीनेशनल हमारे पास आए। शुरू में तो उनको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बाद में इनको खूब निचोड़ेंगे। तो मल्टीनेशनल अराउंड 29%, 30% टैक्स पे कर रही होती है। उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा, सवाल में ये बात ख्याल कीजिएगा, पेपर में जब सवाल आते हैं ना, तो सवाल को पढ़ना सीखें। अगर वो सवाल में ये पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टीनेशनल टू क्या नाम है, एक होता है होस्ट कंट्री, एक होता है होम कंट्री। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टीनेशनल टू अ होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में जा रहा है, तो ये पॉइंट लिख देंगे। अगर वो सवाल करे व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मल्टीनेशनल टू कस्टमर्स, अब ये मुश्किल हो गया। अब उसमें हम ये नहीं लिखेंगे जॉब्स आर क्रिएटेड, कस्टमर को थोड़ी फायदा है जॉब्स आर क्रिएटेड। कस्टमर को बड़ा फायदा ये होता है, उसको चॉइस मिलती है। मतलब वो डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन 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 कंट्री के गुड्स भी बाय कर सकता है। ठीक है, तो कस्टमर को क्या फायदा, उसको चॉइसेस मिल जाती है। और क्या फायदा होगा कस्टमर को अगर मल्टीनेशनल किसी कंट्री में जाते सर हैं? वैरायटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। मार्केट में कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने से क्या होगा, उसको चीज जो है वो प्राइस कंपेटिटिव मिलेगी, मतलब प्राइस कम होगी उसकी। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ये मेट्रो आया, हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े आजकल ये जो कैरी फोर है ये आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर में वॉलमार्ट आ जाए। इस तरह के स्टोर जब ज्यादा आएंगे तो एक जो चॉइस मिल जाएगी लोगों को, बहुत किस्म की चीजें बाय कर सकते हैं। प्लस ये बहुत फैसिलिटीज दे रहे होते हैं कि जो डोमेस्टिक मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मुकाबला नहीं कर पाते, तो फिर वो यही करते हैं, प्राइसेस कम कर देते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कस्टमर के लिए, क्या होगा, प्राइस कंपेटिटिव प्राइस पे चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये ख्याल करना है पेपर में। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सर मल्टीनेशनल किसी कंट्री में आएगा तो उस कंट्री को फायदे तो होंगे, तो क्या ख्याल है, इश्यूज नहीं होंगे? यस सर, इश्यूज भी होंगे। इश्यूज क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी? मल्टीनेशनल कंपनीज जॉब्स तो क्रिएट करती हैं, लेकिन ये जॉब्स में उन बंदों को मांगती हैं जो अनस्किल्ड हो। इसको तो समझ लें। हमारे हैदराबाद में कोलगेट है, कोलगेट पाल्मोलिव, ये बड़ी मशहूर कंपनी है, और पाकिस्तान की नहीं, बाहर की कंपनी है। उसकी एक प्रोडक्शन प्लांट जो है यहाँ कोटरी के अंदर है, मल्टीनेशनल कंपनी है ये। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने वो लोग हैदराबाद से लिए हुए हैं जिनका काम मशीनों के ऊपर होता है। मतलब वो खड़े होकर मशीन को देख रहे होते हैं, मशीन चल रही है, मशीन बंद करनी है, मशीन खोलनी है, सामान उठा के यहाँ से वहां रखना है, सामान अनपैक करना है, सामान पैक करना है, ट्रक में सामान लोड करना है, सफाई करनी है। ठीक है, ये वर्कर उसने क्या किए, लोकली हायर किए हैं। वो वर्कर जो थोड़े बहुत इंजीनियर टाइप के हैं, सुपरवाइजर टाइप के हैं, वो भी वो वहीं से हायर करता है, लोकल हायर करता है। लेकिन जो सीईओ की पोस्ट पर बंदा बैठा हुआ है, जो उस पूरी कंपनी को देख रहा है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग है, ये वाला बंदा वो कभी भी लोकल से हायर नहीं करते, वो अंग्रेज है। कोटरी के अंदर मिले, उसमें अंग्रेज को बिठाया हुआ है। आपने रिसेंटली एक सुना होगा वाकया, सियालकोट के अंदर एक मिल थी, और उसमें एक ब्लास्फेमस एक्ट हुआ था, तो एक बंदे को जला दिया गया था। आप यकीन करेंगे वो बंदा कौन था? वो श्रीलंकन था। तो सियालकोट के अंदर और फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल मिलें बहुत है। हमारी टेक्सटाइल बाहर क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है। तो जितनी भी हमारे पास टेक्सटाइल मिले हैं, उसमें जो बड़ी पोस्टें हैं, छोटी मोटी पोस्ट पे भी बंदे रख लेते हैं, सुपरवाइजर पे भी रख लेते हैं, इंजीनियर पे भी रख लेते हैं, लेकिन बड़ी पोस्टों पे जिन पे ज्यादा डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है, ज्यादा बर्डन होता है, उस पे वो कोशिश करते हैं अपना बंदा ला के रखते हैं। कराची में केजीएस है, कराची ग्रामर स्कूल, उसका जो हेड है वो अंग्रेज है, उसका जो प्रिंसिपल है वो अंग्रेज है। वो लोकल नहीं रखा उन लोगों ने, भले वो कराची में रहता हो, कराची में ही पैदा हुआ हो, लेकिन वो होगा अंग्रेज, लोकल नहीं होगा। तो ये एक मसला होता है। ये मसला इसलिए होता है कि फ्यूचर में जाके होस्ट कंट्री को कोई खास बेनिफिट नहीं होता। अगर डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट उनको मिल जाता तो फिर वो अपनी कंपनी भी खोल सकते थे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो मल्टीनेशनल का होता है, मल्टीनेशनल आएगा तो सही, बहुत फायदा होगा, लेकिन मल्टीनेशनल के आने से क्या होगा, रिड्यूस सेल्स फॉर लोकल बिजनेस। हमारे पास पिज्जा हट आया है, तो पिज्जा हट आया, इसी तरीके से हमारे पास केएफसी आया है, इसी तरीके से हमारे पास मैकडोनल्ड आया है। जब ये नहीं थे, लोग कौन सा बर्गर बाय करते थे, मुझे बताएं? लोग लोकली बाय करते थे। आपने सुना होगा ना अंडे वाला बर्गर, लोग इसी पे गुजारा करते थे। जब हमारे पास ये बस्किन रॉबिन
और बैरलिशियस नहीं थे, लोग लोकल आइसक्रीम बाय करते थे, वॉल्स हो गया, इस तरह के आइसक्रीम बाय करते थे। अब ये आ गए तो इससे क्या होगा, इनकी सेल कम होगी। इसका नुकसान क्या होता है कि जो पैसा आपकी सोसाइटी में लगना चाहिए था उसमें से कुछ अमाउंट बाहर जा रहा होता है। रीपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीवन को बता सकता है मुझे? रीपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा। सर मतलब जहाँ से वो आते हैं वहां पे अपना पैसा भेज देते हैं। इसमें ये है कि जो भी प्रॉफिट इनको हो रहा होता है, कुछ प्रॉफिट तो चलो वो उस कंट्री में लगा देंगे, लेकिन ज्यादातर वो प्रॉफिट का पोर्शन क्या करते हैं, अपने होम कंट्री भेज देते हैं। ठीक है, मतलब एक मैकडोनल्ड उसने फॉर सपोज प्रॉफिट कमाया 1 करोड़, तो वो सारे के सारे 1 करोड़ पाकिस्तान में नहीं रखेगा, उसमें से कुछ अमाउंट अपने होम कंट्री भेज देगा। तो एज सच होम कंट्री को इतना फायदा नहीं होता। मतलब लोकल कंपनी होती है ना, वो प्रॉफिट भी यहीं लगाती, वो प्रॉफिट पे क्या करती, उसी प्रॉफिट से पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करती, वो जाके बाहर नहीं ले जाती। तो ये एक नुकसान होता है। और उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान होता है मल्टीनेशनल का, ये उस कंट्री में जाते हैं जहां रॉ मटेरियल सस्ता हो। तो ये क्या करते हैं, फॉर सपोज जिम्बाब्वे है, वहां गोल्ड मौजूद है, ज़ैम्बिया है, वहां गोल्ड मौजूद है, वहां कॉपर मौजूद है। तो कॉपर के चक्कर में ये लोग कहाँ जाएंगे, जिम्बाब्वे जाएंगे, और जितना भी कॉपर है वो सारा का सारा वहां से निकाल देंगे, आगे प्रोसेस करके बेच देंगे। जब कॉपर खत्म हो जाएगा ये उस कंट्री को छोड़ देंगे। मल्टीनेशनल का सबसे बड़ा मसला ये ज्यादातर उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ की लेबर सस्ती हो, या फिर उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता हो। एक मार्बल बनाने वाली कंपनी हो पाकिस्तान आएगी, अच्छा अच्छा मार्बल सारा का सारा निकाल लेगी, और जब काम खत्म हो जाएगा यहाँ से वापस चली जाएगी। तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास चीजें मौजूद हों। तो ये लोग इतनी ज्यादा क्या नाम है वो रिसोर्सेज यूज करते हैं, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर क्या होता है, नुकसान होता है। और आगे इनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है होस्ट कंट्री के ऊपर जहां ये बनते हैं। ये समटाइम गवर्नमेंट से ग्रांट मांगते हैं, समटाइम गवर्नमेंट से टैक्स रिलैक्सेशन मांगते हैं, समटाइम सॉफ्ट पॉलिसीज मांगते हैं रिलेटेड टू लीगल, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, चाइल्ड लेबर भी रख लेते हैं। कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, लेबर को हेल्थ बेनिफिट नहीं देते, और गवर्नमेंट इनको कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस पे कर रहे होते हैं, ये गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट इस चक्कर में क्या करती है, इनकी बहुत सारी पॉलिसीज को इग्नोर कर देती है। लाइक कहीं कहीं ऐसा भी होगा, कस्टमर एक्सप्लॉइट हो रहा होगा, ये लेकिन गवर्नमेंट बात मान के चलती है, क्या करें, क्योंकि ये बड़े बिजनेस होते हैं, बिग जाइंट होते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा होता है। इसका फिर क्या होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। और इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये नेगेटिव कल्चरल इफेक्ट भी डालते हैं। नेगेटिव कल्चरल इफेक्ट ये होता है, हमारे पाकिस्तान में फास्ट फूड का कल्चर बढ़ गया है। तो फास्ट फूड का कल्चर कौन लेकर आया हमारे पाकिस्तान में? फास्ट फूड का कल्चर आपकी ये मल्टीनेशनल लेकर आया, ये पिज्जा हट लेकर आया, और ये केएफसी लेकर आया, ये मैकडोनल्ड फास्ट फूड का कल्चर लेकर आया। इससे पहले तो फास्ट फूड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। सो ये हमारे पास क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है उस इकोनॉमी के ऊपर जहां मल्टीनेशनल जारी होती है। इसमें से कोई सवाल? नो सर। ये बुक में चार्ट बने होते हैं, इसको पढ़ा करें, ठीक है ना। ये देखें, एडवांटेजेस टू द बिजनेस, छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। मल्टीनेशनल बिजनेस एडवांटेजेस टू द कंट्री, छोटे छोटे पॉइंट लिखे, फायदा हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस टू द कंट्री, छोटे छोटे पॉइंट लिखे, फायदा हो जाएगा। तो ये माइंड में बने हुए होते हैं, बुक में बहुत अच्छे होते हैं, इनको पढ़ा करें। अब चलते हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर। एक्सचेंज रेट बेटा क्या होता है, किसे कहते हैं? अब्दुल्ला के अलावा कोई और बताए। गाइस एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? सर एक कंट्री की प्राइस दूसरे कंट्री के मतलब। ठीक है, देखिए हम जब पाकिस्तान में कोई चीज बाय करते हैं ना, तो उसके लिए रुपीस पे करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर सपोज सऊदी अरब चले जाएं, यूएसए चले जाएं, तो वो आपसे रुपीस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे हमें डॉलर दें। तो जाहिर सी बात है, आप फिर क्या करेंगे, रुपीस के अगेंस्ट डॉलर लेंगे, वहां जाके रुपीस देंगे और उसके अगेंस्ट डॉलर देंगे। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी, आपकी पाकिस्तानी रुपये की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर कितनी है, ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट कहलाएगा। आप सऊदी अरब चले जाएं, आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी है
उसकी वैल्यू अगेंस्ट रियाल कितनी है, वहां का रियाल करेंसी बनती है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सचेंज रेट कहलाएगा। अमूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉलर जो है वो एक यूनिफॉर्म करेंसी है, एक स्टेबल करेंसी है, तो सारे के सारे वर्ल्ड के अंदर डॉलर को एक यार्ड स्टिक के तौर पे माना जाता है, और जब भी एक्सचेंज रेट देखा जाता है तो उसको डॉलर के साथ कंपेयर किया जाता है। अच्छा, हमें क्या सीखना है, एक्सचेंज रेट में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक को कहते हैं एप्रिसिएशन, एक को कहते हैं डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मींस आपकी करेंसी का स्ट्रांग होना, आपकी करेंसी का बेहतर होना, और डेप्रिसिएशन मींस आपकी करेंसी की वैल्यू कम होना, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाना। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। सर ये समझ में नहीं आया, हमें जरा एप्रिसिएशन समझा दें, हमें जरा डेप्रिसिएशन समझा दें। तो पहले जरा करेंसी की डेप्रिसिएशन समझ लेते हैं। अभी पाकिस्तानी रुपये कितने की चल रही है, अगर फॉर सपोज मेरे पास $1 पड़े हों, तो $1 के अगेंस्ट मुझे कितने पाकिस्तानी रुपये मिलेंगे, 230 मिलेंगे, ठीक है, 230 रुपीज मिलेंगे। तो 230 रुपीज आर वर्थ $1। अभी अगर आप चले जाएं, आपके पास 230 रुपए पड़े हो, तो उसके अगेंस्ट आपको कितने मिलेंगे, $1 मिलेंगे। लेकिन फॉर सपोज 10 दिन बाद $1 हो जाता है 250 का। $1 कितने का हो जाता है, 250 का। तो 10 दिन के बाद जब आप डॉलर बाय करने जाएंगे, तो $1 के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 250 देने पड़ेंगे। पहले 230 देने पड़ते थे, अब 250 देने पड़ते हैं। अब आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। डॉलर वही है, $1 वही है, पहले भी $1 था, अब भी $1 है, लेकिन अब आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इट मींस आपकी करेंसी वीक हो गई, आपकी करेंसी की वर्थ कम हो गई, इसीलिए आपको ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, कि आपकी वैल्यू गिर जाना, कि इस वजह से आपको बाय करते वक्त, डॉलर बाय करते वक्त ज्यादा अमाउंट देना पड़ता है। A depreciation of the exchange rate is when the exchange rate is worth less against other countries. For example, if the euro fall from euro $1 $1.50 to euro 1 is equal to 1, it means the currency buy less of the other currency. The effect of this is 2. एक मिनट कीजिएगा बेटा। सॉरी सॉरी बेटा, मैं भूल गया था, मेरा माइक बंद है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बेटा, मैं डेप्रिसिएशन का मतलब ये समझा रहा था, डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू गिर जाना। तो फॉर सपोज $1 पहले 230 का था, अब $1 हो गया 250 का। तो इसका मतलब पाकिस्तानी रुपीस क्या हो गए, गिर गए। मतलब पहले 230 देने पड़ते थे, अब आपको 250 देने पड़ते हैं। यानी आपके लिए चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई, बाहर मुल्क की चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई। जो चीज पहले $1 की थी, 230 की हमें बाय करनी पड़ती थी, अब हमें 250 देके वो चीज बाय करनी पड़ती है। तो इंपोर्ट में हम पैसे पे करते हैं, एक्सपोर्ट में हम पैसे मिलते हैं। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो जो भी चीज आप इंपोर्ट करेंगे, जाहिर है बाहर मुल्क के लोग तो आपको वो चीज डॉलर के अंदर बताएंगे, तो आपको डॉलर ज्यादा देने पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन का पहला इम्पैक्ट क्या होता है, इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव। इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, ये लिख लीजिएगा कि डेप्रिसिएशन का पहला इम्पैक्ट क्या है, इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव। अब इस एक्सपेंसिव के दो नुकसान है, कितने नुकसान है, दो नुकसान है। वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, लाइक फॉर सपोज सीमेंट वाले हैं, वो लोग कोल मंगवाते हैं। प्लास्टिक वाले हैं, वो प्लास्टिक के सैंपल मंगवाते हैं। टोयोटा वाले हैं, वो इंजन मंगवाते हैं। हर वो बिजनेस जो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाता है, अब रॉ मटेरियल उसके लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो या तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगा, या फिर वो क्या करेगा मुझे बताएं, वो कोशिश करेगा जो चीज उसको बाहर से महंगी मिल रही है, वो महंगी परचेज करने के बजाय वो कोशिश करेगा लोकल बाय करेगा, डोमेस्टिकली बाय करेगा। बैटरी पहले हम बाहर से मंगवाते थे, महंगी पड़ रही थी। टायर हम बाहर से मंगवाते थे, महंगे पड़ रहे हैं। तो अब कोशिश क्या करेंगे, टोयोटा वाले टायर यहाँ के लोकल के लगवाएंगे, बैटरी यहाँ लोकल लगवाएंगे, मतलब जो यहाँ की है, जो यहाँ की इकोनॉमी प्रोड्यूस होती है। दूसरा नुकसान क्या होता है, जब इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, वो बिजनेस जो फिनिश गुड मंगवाते हैं,
लाइक हमारे पाकिस्तान में मिल पैक आते हैं बाहर से, हमारे पाकिस्तान में टूथपेस्ट बाहर से आते हैं, हमारे पाकिस्तान में आईफोन, एप्पल, मैकबुक ये सारे बाहर से आते हैं। अब क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गई, तो जाहिर सी बात है ये चीजें भी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो वो बिजनेस जो बाहर से फिनिश गुड मंगवाते हैं, उनकी सेल्स पे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा, क्योंकि चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो उनकी सेल्स कम हो जाएगी, तो जाहिर है वो डिमांड फिर कम करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसके बारे में कहते हैं, ये डिपेंड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो भी आपकी इंपोर्ट है वो कितनी प्राइस इलास्टिक है, वो जो गुड्स है वो कितनी प्राइस इलास्टिक। ये बात क्लियर होगी कि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी तो जो बिजनेस रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा, और जो बिजनेस फिनिश गुड मंगवाते हैं उनके लिए भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। रॉ मटेरियल वाले लोकल बाय लेकिन करेंगे। सर, जी जी। सर ये चीज तो मुल्क के लिए तो अच्छी होगी ना, एक्सपोर्ट्स जब ज्यादा होंगी तो वो तो मुल्क के लिए। हाँ, ये मुल्क के लिए पॉजिटिव है बेटा, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने इफेक्ट की बात की है। तो आपकी बात तो बहुत अच्छी है कि जब इम्पोर्ट हमारी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो मुल्क के लिए ये बहुत पॉजिटिव है कि जो बिजनेस रॉ मटेरियल मंगवाते हैं वो कोशिश करेंगे कि रॉ मटेरियल लोकल बाय करें। या फिर दूसरा जो मेन मसला है वो ये है कि अगर रॉ मटेरियल लोकल बाय नहीं करते तो वो फिर प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ाएंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा टोयोटा, सुजुकी, होंडा, इनकी कार प्राइसेस बढ़ी हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, कार की प्राइसेस बढ़ाई हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ लोकल बाय करें, अगर ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो फिर तो ये इकोनॉमिकली नुकसानदेह होगा। ठीक है। और दूसरा ये डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी को डिपेंड करता है। हमारे पाकिस्तान में मशीनरी भी इंपोर्ट होती है, हमारे पाकिस्तान में ये जो टेक्सटाइल बिजनेस होते हैं ये लोग मशीनरी मंगवाते हैं बाहर से। अब जब मशीनरी बाहर से मंगवाते हैं तो मशीनरी तो लाजमी लेनी है, मशीनरी तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि मशीनरी के बगैर तो प्रोडक्शन नहीं होगी। और हमारे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो मशीनरी बनाता हो। कुछ हैं, ये जो आपने देखा होगा ना साजगार, साजगार ये जो सीएनजी रिक्शा आपने देखे होंगे, सीएनजी रिक्शा पाकिस्तान में एक साजगार कंपनी है वो बनाती है। तो वो एक कंपनी है लेकिन वो सिर्फ रक्शे बनाने तक है। बीच में शायद उसने कोई गाड़ी भी बनाई है चीप टाइप की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है साजगार वालों ने। तो बताने का मेरा मकसद है, वो टायर भी बनाती है, पैंथर टायर आपने देखे होंगे, पैंथर कभी कभार उसमें मोटरसाइकिल में ट्यूब वगैरह यूज होती है पैंथर की, तो वो भी वो बनाती है। लेकिन वो हैवी मशीनरी नहीं बनाती, हैवी मशीनरी सारी हमारी बाहर से आती है जो हाई क्लास की होती है। तो बिजनेस को फिर नुकसान होता है इसका, वो चीजें फिर महंगी हो जाती हैं, या तो फिर हम मंगाते नहीं है, या अगर मंगाते तो अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट का। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, इसका मतलब ये कि जो भी चीज हम बाय करेंगे वो हमारे लिए महंगी हो जाएगी, लेकिन जो भी चीज हम बेचेंगे, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, अमेरिका की करेंसी क्या हुई है, स्ट्रांग हुई है, उसकी करेंसी अच्छी हुई है। हमारे लिए बाहर की चीजें महंगी है लेकिन उनके लिए क्या होगा, चीजें सस्ती होंगी। तो जो भी चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, उनके लिए क्या हो जाएगी, चीपर हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट विल बिकम चीपर। इसका फायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगी। डेप्रिसिएशन जब हुई थी ना हमारा एक्सचेंज रेट, तो हमारी जो ये कपड़ा होता है, टेक्सटाइल होता है, इसकी खूब सेल हुई थी। ये जितने भी टेक्सटाइल वाले ये दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, डेप्रिशिएट हो जाए। उसकी वजह क्या है, हमारा ठीक ठाक कपड़ा जो है वो बाहर सेल होता है, फॉरेन कंट्री में जाता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में सारा का सारा पाकिस्तानी कपड़ा यूज होता है, पाकिस्तान के क्लॉथ्स यूज होते हैं, पाकिस्तान के धागे यूज होते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज हमारी प्रोडक्ट इसीलिए बाय करते हैं, उनको सस्ती पड़ती है। अगर एक्सचेंज रेट हमारा अच्छा हो जाए, लाइक डॉलर आज जो है 239 के बजाय 100 हो जाए, इसका बुरा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी टेक्सटाइल, और इतना बुरा इंपैक्ट पड़ेगा कि उसको फिर हम हल नहीं कर सकेंगे, उसको फिर हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो एक्सपोर्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक्सपोर्ट का ये इंपैक्ट पड़ता है, हर वो बिजनेस जो फिनिश गुड बाहर सेल करता हो, हर वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल बाहर सेल करता हो, वो कोशिश करेगा उसके लिए एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगी दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए, तो वो एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, चीजें ज्यादातर हमारे मुल्क से क्या होंगी, बाहर एक्सपोर्ट हो रही होंगी, तो ये भी इकोनॉमी के लिए क्या है, फायदा है, इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। यहाँ तो कोई सवाल, यहाँ तक कोई इशू? आपने लिखा है अब्दुल्ला, हाँ, लेकिन पाकिस्तान प्रोडक्टिव मुल्क नहीं, इसलिए हमारे लिए ये भी नुकसान है। मैं समझा नहीं अब्दुल्ला, क्या कह रहे हो? अब्दुल्ला बेटा आप क्या कह रहे हैं? सर अगर एक्सचेंज रेट कम होता है, यार अगर हमारा एक्सचेंज रेट इंप्रूव होता है, हमारा एक्सचेंज रेट अच्छा हो जाता है, तो
पाकिस्तान को ये होगा कि जो मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं, जो ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं, हमारे आधी इंपोर्ट तो ऑयल की है, पेट्रोल की इंपोर्ट है। तो हमें ये फायदा होगा कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, हमारे यहाँ बिजली वगैरह जो है वो सस्ती हो जाएगी, हमारे यहाँ जो है थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके कोई फायदा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में तो फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में दोबारा हालात खराब हो जाएंगे। तो इस पे इंशाल्लाह कल क्लास में बहस करेंगे, इस पे इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर बात डिस्कस करेंगे। तो